दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों मार्गदर्शन करंट अफेयर्स के अंतर्गत इस वीडियो में आप पढ़ेंगे वीडियो यानी ग्राम विकास अधिकारी तथा आरओ परीक्षा के लिए करंट अफेयर्स पॉइंटर का वार्षिक संकलन। इसमें हम 1 जून 2022 से 31 मई 2023 तक के महत्वपूर्ण घटनाक्रम को कवर करेंगे। इस वीडियो में हम राष्ट्रीय घटनाओं तथा नवीनतम योजना एवं परियोजनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को कवर करेंगे, जो आपके आगामी अन्य परीक्षाओं के करंट अफेयर्स खंड के लिए भी बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। करंट अफेयर्स पॉइंटर का पहला भाग, राष्ट्रीय घटनाक्रम और योजना परियोजना से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है दोस्तों, कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो याद रखिएगा, सिद्धारमैया। दोस्तों सिद्धारमैया 20 मई 2023 को कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बने हैं। और अगला प्रश्न है कि कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री यानी डिप्टी सीएम के रूप में किसने शपथ ली है? तो डी के शिव कुमार ने। याद रखिएगा दोस्तों, कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री डी के शिव कुमार बने हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि किस राज्य का उच्च न्यायालय क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला उच्च न्यायालय बना है? तो उत्तर है केरल हाईकोर्ट। दोस्तों फरवरी 2023 में केरल उच्च न्यायालय क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला उच्च न्यायालय बना है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 22वें विधि आयोग के कार्यकाल को कब तक के लिए बढ़ाया गया है? तो ये दोस्तों देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 22वें विधि आयोग के कार्यकाल को 31 अगस्त 2024 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। 22वें विधि आयोग का कार्यकाल 20 फरवरी 2023 को समाप्त हुआ था। और दोस्तों एक प्रश्न और बनता है कि विधि आयोग किस प्रकार का निकाय है? तो विधि आयोग एक गैर सांविधिक निकाय है। और 22वें विधि आयोग का गठन कब किया गया था? तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, आप जान लीजिए कि 22वें विधि आयोग का गठन 21 फरवरी 2020 को 3 वर्ष के लिए किया गया था, जिसका कार्यकाल 20 फरवरी 2023 को समाप्त हो रहा था, लेकिन इसका कार्यकाल 31 अगस्त 2024 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस राज्य की विधानसभा ने देश में समान नागरिक संहिता को लागू करने के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है? तो ये मिजोरम राज्य की विधानसभा ने। याद रखिएगा, 14 फरवरी 2023 को मिजोरम की विधानसभा ने समान नागरिक संहिता को लागू करने के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों को सभी मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए सिंकुला सुरंग के निर्माण को मंजूरी दी है? तो ये लद्दाख। दोस्तों देखिए, हिमाचल प्रदेश से लद्दाख के जो है क्षेत्रों में हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए शिंकुला सुरंग के निर्माण को मंजूरी दी है। शिंकुला सुरंग की कुल लंबाई 4.1 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन का नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया है? तो इसका नाम अब जान लीजिए, अमृत उद्यान रखा गया है। और ये नाम परिवर्तन 28 जनवरी 2023 को किया गया है। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय द्वारा भारत भ्रमण वर्ष 2023 पहल का शुभारंभ किया गया है? तो केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा। किस शहर को आंध्र प्रदेश की राजधानी बनाने की घोषणा की गई है? तो विशाखापत्तनम को। याद रखिएगा, विशाखापत्तनम को आंध्र प्रदेश की राजधानी बनाने की घोषणा 31 जनवरी 2023 को की गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ने पहली बार किस राज्य में एक ट्रांसजेंडर को पोल आइकन के रूप में चुना है? तो ये कर्नाटक में। नियुक्त ट्रांसजेंडर पोल आइकन का नाम क्या है? तो ये है मंजम्मा जोगती। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वास्थ्य के अधिकार की गारंटी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है?
तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। स्वास्थ्य के अधिकार यानी राइट टू हेल्थ को गारंटी देने वाला भारत का पहला राज्य मार्च 2023 में राजस्थान बना है और इसके तहत राजस्थान के सभी व्यक्तियों को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश राज्य द्वारा पेयजल और स्वच्छ सेवाओं में सुधार के लिए किस देश की एजेंसी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है? तो फ्रांस के साथ। और फ्रांस की इस एजेंसी का नाम एजेंस फ्रैंकेइश डे डेवलपमेंट यानी AFD है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लगातार दूसरी बार मेघालय के मुख्यमंत्री यानी CM के रूप में किसने शपथ ली है? तो कोनराड संगमा ने। मध्य प्रदेश में गठित 53वें जिले का नाम क्या है? तो इसका नाम है मऊगंज। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश का 53वां जिला मऊगंज बना है। अगला प्रश्न है, देश के मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित निर्णय किस न्यायमूर्ति की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ को दिया गया है? तो न्यायमूर्ति KM जोसेफ की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ को। इसमें कुल 5 सदस्य थे और इस पीठ के निर्णय के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए गठित समिति में कौन से शामिल होंगे? तो इसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे। देश के मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित जो पैनल या समिति गठित की जाएगी। अगला प्रश्न है दोस्तों, नागालैंड विधानसभा के लिए चुनी जाने वाली पहली महिला विधायक कौन है? तो इनका नाम है हेकानी जखालू। याद रखिएगा, हेकानी जखालू दोस्तों नागालैंड विधानसभा के लिए चुनी जाने वाली पहली महिला विधायक हैं। हेकानू जखालू दोस्तों ये राष्ट्रवादी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी यानी NDPP की नेता हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2023 का आयोजन कब किया गया? तो 1-2 मार्च 2023 को और ये राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का चौथा संस्करण था। और आप जान लीजिए, राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2023 की थीम थी बेहतर कल के लिए आइडिया, पूरे विश्व के लिए भारत। अगला प्रश्न है दोस्तों, चुनाव आयोग ने पहली बार किस राज्य में वोट फ्रॉम होम का विकल्प प्रस्तुत किया? तो कर्नाटक में। और ये विकल्प 80 वर्ष के आयु के वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों के लिए दिया गया था। तो याद रखिएगा, चुनाव आयोग ने पहली बार कर्नाटक राज्य में वोट फ्रॉम होम का विकल्प दिया था 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांगों के लिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस राज्य ने गर्मियों में पानी की कमी से निपटने के लिए पहली बार जल बजट प्रस्तुत किया है? तो केरल राज्य ने। और भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 10 अप्रैल 2023 को किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है? तो डेट याद रखिएगा, 10 अप्रैल 2023 को आप यानी आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा दिया गया है। और इसमें अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी CPI और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP इसका राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा वापस लिया गया है। तो इस आधार पर देश में अब कुल राष्ट्रीय पार्टियों की संख्या 6 रह गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, केंद्रीय कानून मंत्री द्वारा किस भाषा में भारत के संविधान का पहला संस्करण जारी किया गया है 8 अप्रैल 2023 को? तो ये डोगरी भाषा में। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया नमो पथ किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये दादरा नगर हवेली, दमन और दीव में स्थित है, जिसका नाम है नमो पथ। नमो पथ क्या है? तो ये नमो पथ सी फ्रंट या तटीय सैरगाह है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अवखुंग का दौरा करने वाले पहले केंद्रीय मंत्री कौन बने हैं? तो एल मुरुगन। और अवखुंग गांव नागालैंड राज्य में स्थित है। अवखुंग गांव भारत और किस राज्य की सीमा पर है? तो ये भारत और म्यांमार की सीमा पर है। और अवखुंग का दौरा करने वाले पहले केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन बने हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, 13वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया? तो 25 जनवरी 2023 को। और राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2023 का थीम क्या है? वोटिंग जैसा कुछ नहीं, मैं हर हाल में वोट देता हूं। और इस अवसर पर निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदर्शित गीत का नाम मैं भारत हूं, हम भारत के मतदाता हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुत ध्यान से देखिएगा, भारतीय टेलीग्राफ अवसंरचना सुरक्षा नियम 2022 को राजपत्र में कब प्रकाशित किया गया? तो 3 जनवरी 2023 को। और इस नियम को किस विभाग के द्वारा तैयार किया गया है? तो ये दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय के द्वारा
तैयार किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोकायुक्त विधेयक 2022 पारित करने वाला पहला राज्य कौन है? तो ये महाराष्ट्र है। अगला है कि गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? 12 दिसंबर 2022 को भूपेंद्र भाई रजनीकांत पटेल, जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, इन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है। अगला है कि हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? तो सुखविंदर सिंह सुक्खू ने, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के नेता हैं। अगला प्रश्न है, भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र कौन बना है? तो ये केरल का धर्मदम जो है ये पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र बना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य में नवगठित जिलों के नाम बताइए। तो मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, सारनगढ़, बिलाईगढ़, खैरागढ़, छुई खादन गंडई, महेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर और शक्ति, ये छत्तीसगढ़ राज्य के नवगठित जिलों के नाम हैं और वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कुल 33 जिले हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस सेना के नए ध्वज का अनावरण किया गया है? तो 2 सितंबर को भारतीय नौसेना के नए ध्वज का अनावरण किया गया है। नया ध्वज किससे प्रेरित है? तो ये छत्रपति शिवाजी से प्रेरित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, केंद्र सरकार ने किस राज्य में परिवार कल्याण कार्ड जारी करने की योजना को मंजूरी प्रदान की है अगस्त 2022 में? तो याद रखिएगा, ये है उत्तर प्रदेश में परिवार कल्याण कार्ड जारी करने की योजना को मंजूरी दी गई है। परिवार कल्याण कार्ड कितने अंकों का फैमिली आई कार्ड है? तो ये 12 अंकों का आई कार्ड है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पंजाब और हरियाणा राज्य सरकार द्वारा चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम परिवर्तित करके किसके नाम पर रखने का निर्णय लिया गया है? तो शहीद भगत सिंह के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस वर्ष तक विकसित राष्ट्र बनने के लिए पंच प्रण लेने का आह्वान किया गया है 15 अगस्त 2022 को? तो याद रखिएगा, वर्ष 2047 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत को विकसित राष्ट्र बनने के लिए पंच प्रण लेने का जो है आह्वान किया है। 15 अगस्त 2022 को कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? तो ये 76वां स्वतंत्रता दिवस। और इस दिन भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुए कितने वर्ष पूरे हुए? तो 75 वर्ष पूरे हुए हैं। दोस्तों, 76वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर शांतिकाल के दूसरे सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कीर्ति चक्र से किसे सम्मानित किया गया? तो नायक देवेंद्र प्रताप सिंह को। अगला प्रश्न है दोस्तों, 8वीं बार, ये भी याद रखिएगा कि 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ किसने ली है? तो 10 अगस्त 2022 को नीतीश कुमार ने 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। देश के 14वें उपराष्ट्रपति कौन निर्वाचित हुए हैं? तो जगदीप धनखड़। दोस्तों, जगदीप धनखड़ 7 अगस्त 2022 को देश के 14वें उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। अगला प्रश्न है, दंड प्रक्रिया शनाख्त अधिनियम यानी द क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट 2022 कब से लागू हुआ है? तो 4 अगस्त 2022 से। और ये अधिनियम किस अधिनियम का स्थान लेता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, ये अधिनियम बंदी की शनाख्त अधिनियम यानी द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट 1920 का स्थान लेता है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने अपने एक जिले के नाम को बदलने के लिए आदेश जारी किया? तो आंध्र प्रदेश ने। और आंध्र प्रदेश ने अपने कोनसीमा जिले का नाम बदला है और आंध्र प्रदेश द्वारा कोनसीमा जिले का नाम बदलकर डॉक्टर BR अम्बेडकर कोनसीमा जिला रखा गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस राज्य सरकार ने 7 नए जिलों के सृजन की घोषणा की है 1 अगस्त 2022 को? तो पश्चिम बंगाल ने। और 7 नए जिलों के साथ पश्चिम बंगाल में कुल जिलों की संख्या बढ़कर कितनी हो जाएगी? तो बंगाल में अब कुल 30 जिले हो जाएंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, कारगिल क्षेत्र में द्रास स्थित पॉइंट 5140 का नया नाम क्या है? तो इसका नया नाम गन हिल है। और नया नामकरण किस सैन्य ऑपरेशन में सैनिकों के बलिदान के सम्मान में किया गया है? तो ये ऑपरेशन विजय के जो है सैनिकों के बलिदान के संबंध में इसका नाम गन पॉइंट किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रधानमंत्री ने किस राज्य की विधानसभा के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में शताब्दी स्मृति स्तंभ का उद्घाटन किया है? तो बिहार विधानसभा के 100 वर्ष पूरे होने पर। और प्रधानमंत्री द्वारा कहां पर राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ का अनावरण 11 जुलाई 2022 को किया गया? तो ये नई संसद भवन की छत पर। राष्ट्रीय प्रतीक किस धातु से निर्मित है? तो याद रखिएगा, ये कांस्य धातु से निर्मित है। प्रतिमा का कुल वजन 9500 किलोग्राम है और इसकी ऊंचाई 6.5
5 मीटर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की पहली बालिका पंचायत पहल किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये गुजरात के कच्छ जिला में। अब आइए योजना और परियोजनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया? तो याद रखिएगा 28 मई 2023 को। इस भवन का निर्माण किस परियोजना के तहत किया गया था? तो सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत। और नए संसद भवन को डिजाइन किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखिएगा नए संसद भवन का डिजाइन बिमल पटेल द्वारा, इसको बिमल पटेल जो कि महत्वपूर्ण आर्किटेक्ट हैं इनके द्वारा किया गया। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के द्वारा। नया संसद भवन किस आकार का है? तो याद रखिएगा ये त्रिकोणीय यानी ट्रायंगुलर है। इसका निर्माण कितने क्षेत्र में किया गया है? तो लगभग 64,500 वर्ग मीटर क्षेत्र में नए संसद भवन का निर्माण किया गया है। इस भवन में लोकसभा और राज्यसभा के लिए कुल कितनी सीटें हैं? तो लोकसभा में 888 और राज्यसभा के लिए 384 यानी कुल 1272 सीटों के लिए इसमें जो है स्थान बनाया गया है। संसद में लोकसभा भवन को किस विषय पर डिजाइन किया गया है? तो राष्ट्रीय पक्षी मयूर के विषय पर। राज्यसभा को किस विषय पर डिजाइन किया गया है? तो राज्यसभा को राष्ट्रीय फूल कमल पर। केंद्रीय लाउंज को दोस्तों किस विषय पर डिजाइन किया गया है? तो राष्ट्रीय वृक्ष बरगद के डिजाइन पर। और भवन में किस ऐतिहासिक राजदंड को एक महत्वपूर्ण स्थान पर रखा गया है? तो सेंगोल को। किस प्राचीन साम्राज्य में सेंगोल को सेवा, कर्तव्य और राष्ट्र के साथ राष्ट्र के पथ के प्रतीक के रूप में देखा जाता था? तो सेंगोल जो है दोस्तों ये चोल साम्राज्य में महत्वपूर्ण स्थान रखता था। सेंगोल किसका प्रतीक है? तो सेंगोल सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक है। और इस अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा कितने मूल्य वर्ग के स्मारक सिक्के का अनावरण किया गया? तो 75 रुपये का। और ये सिक्का कितनी धातुओं से बना है? तो ये 4 धातुओं, चांदी 50%, तांबा 40%, निकेल 5% और जस्ता 5% से बना है। अगले प्रश्न पर आते हैं। यूपी स्पेशल के लिए भी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कौन सा भारतीय राज्य बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड बनाने वाला पहला राज्य बना है? तो अपना उत्तर प्रदेश। डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड योजना किस कार्यक्रम के तहत शुरू किया गया है? तो ये स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत दोस्तों उत्तर प्रदेश जो है बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य जारी करने वाला पहला राज्य बना है। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना, इन तीनों योजनाओं के वर्ष 2023 में कितने वर्ष पूरे हुए हैं? तो ये 8 वर्ष पूरे हुए हैं और इन योजनाओं को 2015 में लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, सक्षम लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का शुभारंभ किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? तो मई 2023 में सक्षम लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का शुभारंभ केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा किया गया है। इसका विकास किसके द्वारा किया गया? तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान के द्वारा। सक्षम का पूर्ण रूप क्या है? तो स्टिमुलेटिंग एडवांस नॉलेज फॉर सस्टेनेबल हेल्थ मैनेजमेंट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल में किस भारतीय राज्य ने देश के पहले मरीना के निर्माण की घोषणा की है? तो कर्नाटक। और मरीना का निर्माण किस जिले में किया जाएगा? तो ये उडुपी जिले में किया जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ शिव सृष्टि थीम पार्क के पहले चरण का उद्घाटन किया है? तो पुणे महाराष्ट्र में। और ये पार्क छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित है। अगला है दोस्तों, भारत का पहला राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र कहाँ बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो नई दिल्ली में। और ये जो है सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी पीपीपी मॉडल पर आधारित होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ पर जल जन अभियान का शुभारंभ किया गया? तो 16 फरवरी 2023 को राजस्थान के सिरोही जिले के आबू रोड में वर्चुअल माध्यम से पीएम मोदी द्वारा जल जन अभियान का शुभारंभ किया गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने ग्रीन हाइड्रोजन हब स्थापित करने के लिए 2 बिलियन रुपए की योजना की घोषणा की है? तो केरल ने। और केरल ने वर्ष 2040 तक 100% नवीकरणीय ऊर्जा पर निर्भरता का लक्ष्य रखा है। और इसके अलावा केरल द्वारा वर्ष 2050 तक शुद्ध कार्बन तटस्थ यानी नेट कार्बन न्यूट्रल राज्य बनने का लक्ष्य रखा गया है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, अरावली पर्वत श्रृंखला के आसपास के बफर क्षेत्र को हरित बनाने के लिए किस परियोजना का शुभारंभ किया गया है? तो ये है अरावली ग्रीन वॉल परियोजना, और इसमें 5 किलोमीटर के क्षेत्र को, बफर क्षेत्र को हरित बनाने के लिए शुरू किया गया है ये योजना। और अरावली ग्रीन वॉल परियोजना से आच्छादित राज्यों में हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली होंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कहाँ पैसेंजर रोपवे की आधारशिला 24 मार्च 2023 को रखी गई? तो वाराणसी में। वाराणसी कैंट स्टेशन से गोदौलिया तक। और भारत सार्वजनिक यातायात के लिए रोपवे का इस्तेमाल करने वाला विश्व का तीसरा देश होगा, बोलीविया और मैक्सिको के बाद। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश गुणवत्ता संकल्प यानी उत्तर प्रदेश गुणवत्ता मिशन का शुभारंभ कहाँ से किया गया है? तो ये लखनऊ से। और उत्तर प्रदेश गुणवत्ता मिशन का शुभारंभ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसके सहयोग से? तो भारतीय गुणवत्ता परिषद, एसोचैम, फिक्की, आईआईए और पीएचडीसीसीआई के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस राज्य ने मानव हाथी संघर्ष की बढ़ती घटनाओं की जांच करने के लिए गजमित्र नामक पहल की शुरुआत 18 मार्च 2023 को की है? तो ये पहल पश्चिम बंगाल द्वारा शुरू किया गया है। अगला है, विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का अनावरण कहाँ पर किया गया? तो हुब्बली धारवाड़ में श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी हुब्बली जंक्शन पर, और इस प्लेटफॉर्म की लंबाई 1507 मीटर है। दोस्तों, विश्व का पहला 200 मीटर लंबा बैम्बू क्रैश बैरियर कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये बाड़ी बरोरा राजमार्ग महाराष्ट्र पर। इसे बैम्बू क्रैश बैरियर को बांस की किस प्रजाति से बनाया गया है? तो बम्बूसा बाल्कोआ से। और इस बैम्बू क्रैश बैरियर का नाम बाहुबली है। अगला प्रश्न है, जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 का शुभारंभ कहाँ से किया गया? तो 4 मार्च 2023 को इसका शुभारंभ नई दिल्ली से किया गया। और इस अभियान का शुभारंभ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया। इस अभियान की थीम पेयजल के लिए स्रोत की स्थिरता थी। अगला प्रश्न है, किसने नवनिर्मित शिवमोगा हवाई अड्डे का शुभारंभ किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। शिवमोगा हवाई अड्डा कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये कर्नाटक में। अगला प्रश्न है, नदी के अंदर चलने वाली भारत की प्रथम मेट्रो कौन बनी है? तो ये कलकत्ता मेट्रो। और कोलकाता मेट्रो के लिए किस नदी के अंदर सुरंग बनाई गई है? तो याद रखिएगा, कोलकाता मेट्रो के लिए हुगली नदी के अंदर सुरंग बनाई गई है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रैपिड परिवहन प्रणाली का नाम क्या है? तो इसका नाम है रैपिडेक्स। और इसका संचालन किन शहरों के मध्य होगा? ये दिल्ली और मेरठ के मध्य। और इसका संचालन किसके द्वारा किया जाएगा? तो दोस्तों, एनसीआरटीसी यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रीय परिवहन निगम के द्वारा जो है रैपिड एक्स का जो है शुभारंभ किया जाएगा। अगला प्रश्न है, पिराह कुनफर सुरंग महत्वपूर्ण है। पिराह कुनफर सुरंग का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो रामबन, जम्मू कश्मीर में। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर कहाँ खोला जाएगा? तो बंगलुरु, कर्नाटक में। और इसका निर्माण लार्सन और ट्रोबो के द्वारा किया जाएगा। ये परियोजना IIT मद्रास के सहयोग से पूरी होगी। अगला प्रश्न है, गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में अवस्थित किबिथु से वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का शुभारंभ किया? तो किबिथु जो है भारत का पूर्वी गांव है, अरुणाचल प्रदेश में है। भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज कौन सा है? तो ये अंजी खड्ड ब्रिज। और ये रेल ब्रिज उधमपुर बारामूला वाया श्रीनगर रेल खंड का हिस्सा है। इस पुल की लंबाई 725 मीटर है। और इस रेल पुल परियोजना का निष्पादन या जो निर्माण है वो कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड KRCL और हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, एशिया की सबसे लंबी और विश्व की दूसरी सबसे लंबी अंडर वाटर हाइड्रोकार्बन नदी का क्रॉसिंग पाइपलाइन किस नदी में स्थापित की गई है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी में। और ये पाइपलाइन पूर्वोत्तर गैस ग्रिड परियोजना का हिस्सा है। ये पाइपलाइन असम के माजुली और जोरहाट को आपस में जोड़ती है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, 25 अप्रैल 2023 को देश की पहली वाटर मेट्रो कहाँ शुरू की गई? तो कोच्चि, केरल में। नमो चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ किया? तो ये सिलवासा, दादरा नगर हवेली जिला में। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में किस परियोजना के लिए केंद्र सरकार द्वारा निवेश को मंजूरी दी गई है? तो ये है सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना।
दोस्तों सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना के लिए केंद्र सरकार द्वारा निवेश को मंजूरी दी गई है और ये परियोजना सतलज जल विद्युत निगम द्वारा निर्मित किया जा रहा है और सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना की क्षमता 382 मेगावाट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हरित हाइड्रोजन से संबंधित किस अभियान को मंजूरी दी है? तो राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन अभियान। अगला है कि रिन्यू पावर द्वारा देश का पहला 3x प्लेटफॉर्म पवन टरबाइन जनरेटर कहाँ स्थापित किया गया है? तो गडग कर्नाटक में। अगला प्रश्न है दोस्तों, जम्मू और कश्मीर में स्थित किस सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया? तो बेली सस्पेंशन ब्रिज, इसका उद्घाटन 3 जनवरी 2023 को किया गया और ये ब्रिज चिनाव नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान की यात्रा के दौरान किसका उद्घाटन किया? तो संविधान उद्यान, मयूर स्तंभ और राष्ट्रीय ध्वज पोस्ट का। और राष्ट्रपति ने SJVN लिमिटेड की किस परियोजना की आधारशिला रखी है? तो 1000 मेगावाट की बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना की आधारशिला राष्ट्रपति ने रखी है। अगला प्रश्न है, रक्षा मंत्री ने किस राज्य में सियोम पुल का उद्घाटन 3 जनवरी 2023 को किया? तो अरुणाचल प्रदेश में। और सियोम पुल अरुणाचल प्रदेश में सियोम नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के दूसरे सबसे लंबे केबल आधारित पुल का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो गोवा में। इस पुल का नाम जुआरी ब्रिज है। पुल की लंबाई 640 मीटर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, PM कौशल को काम कार्यक्रम का परिवर्तित नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन योजना यानी PM विकास योजना रखा गया है और ये योजना केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा संचालित है। और PM विकास योजना में 5 पूर्ववर्ती योजनाओं सीखो और कमाओ, उस्ताद, हमारी धरोहर, नई रोशनी और नई मंजिल को समेकित किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देश की सबसे लंबी एस्केप टनल कौन सी है? तो ये T49 है। T49 एक ट्विन ट्यूब टनल है जिसकी लंबाई 12.895 किलोमीटर है। मुख्य टनल 12.75 किलोमीटर है। T49 किस रेल परियोजना का हिस्सा है? तो T49 टनल ऊधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक यानी USBRL का हिस्सा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महाराष्ट्र में किस महामार्ग के प्रथम चरण का उद्घाटन किया गया? तो ये हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग का उद्घाटन PM मोदी के द्वारा किया गया और ये महामार्ग नागपुर और शिरडी को आपस में जोड़ता है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटित मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में है? तो आप जानते हैं मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये गोवा में है और मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का परिवर्तन नाम मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मोपा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देश का पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म कहाँ घोषित किया गया है? तो केरल में। और जलवायु परिवर्तन मिशन, देखिए जलवायु परिवर्तन मिशन प्रारंभ करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तमिलनाडु है। 2 दिवसीय तमिलनाडु जलवायु शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन 8-9 दिसंबर 2022 में चेन्नई में हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस मंत्रालय द्वारा देश की पहली राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति यानी नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रेटजी की घोषणा की गई है? तो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा। और इस नीति के अनुसार 2030 तक आत्महत्या के कारण मृत्यु दर में 10% की कमी लाना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए नवंबर 2022 में घोषित जैव विविधता विरासत स्थल कौन से हैं? तो ये उड़ीसा की महेंद्रगिरी पहाड़ी और तमिलनाडु का पहला अरिट्टापट्टी जो है ये जैव विविधता विरासत स्थल हैं। भारतवर्ष में कुल जैव विविधता विरासत स्थलों की संख्या 40 हो गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तर पूर्व के छठे जल विद्युत संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश में। इसका नाम कामेंग जल विद्युत संयंत्र है और इसकी क्षमता 600 मेगावाट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रधानमंत्री द्वारा पूर्वोत्तर के किस राज्य के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया? 19 नवंबर 2022 को अरुणाचल प्रदेश के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है। इसका नाम है डोनी पोलो हवाई अड्डा ईटानगर।
अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये बेंगलुरु में। और स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी आप जान लीजिए नाड प्रभु कैंपेगौड़ा की प्रतिमा है। इसकी कुल ऊंचाई 108 फीट है और इस प्रतिमा के निर्माण में 98 टन कांस्य और 120 टन इस्पात का प्रयोग हुआ है। इस प्रतिमा के शिल्पकार रामवी सुतार हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन के तहत पूरा होने वाला देश का पहला क्लस्टर कौन बना है? तो ये ऐबाक क्लस्टर है। ऐबाक क्लस्टर आइजोल मिजोरम में है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 70 वर्ष पहले बहने वाली किस नदी के पुनरुद्धार कार्य योजना का शुभारंभ किया गया है? तो ये सूका पाइका नदी। और इस नदी के पुनरुद्धार कार्य योजना के लिए जो है ये योजना ओडिशा राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है। दोस्तों सूका पाइका ओडिशा में महानदी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री द्वारा निजी क्षेत्र में देश के पहले C295 परिवहन विमान निर्माण संयंत्र का शिलान्यास कहाँ किया गया है? तो बड़ोदरा गुजरात में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मिशन लाइफ यानी पर्यावरण के लिए जीवन शैली का शुभारंभ कहाँ से किया गया? तो केवड़िया गुजरात से। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ किया है? तो त्रिमंदिर अडाजल गुजरात में। केंद्र सरकार ने किस नदी पर निर्मित होने वाले भारत के पहले केबल स्टेट कम सस्पेंशन के पुल निर्माण को मंजूरी दी है? तो कृष्णा नदी पर। ये पुल जो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को जोड़ेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री ने कहां पर देश में पहली बार हिंदी में MBBS के पाठ्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो भोपाल मध्य प्रदेश में। प्रधानमंत्री द्वारा हिमाचल प्रदेश में किन 2 जल विद्युत परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई? तो यह है चांजू 3 और देवथल चांजू जल विद्युत परियोजना। दोस्तों चांजू 3 जल विद्युत परियोजना की क्षमता 48 मेगावाट और देवथल चांजू जल विद्युत परियोजना की क्षमता जो है वो 30 मेगावाट है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्र के दूसरे बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला कहाँ रखी गई? तो ऊना हिमाचल प्रदेश में। पहले बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला जंबूसर भरूच गुजरात में रखी गई थी। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री विकास पहल यानी PM डेव डिवाइन P1 डिवाइन योजना जो है ये कहाँ से संबंधित है? तो ये पूर्वोत्तर क्षेत्र से संबंधित है। PM डिवाइन योजना की कार्यवधि 2022-23 से 25-26 तक 15वें वित्त आयोग के शेष 4 वर्षों के लिए है। और PM डिवाइन का पूर्ण रूप है पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री की विकास पहल यानी प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन। दोस्तों इस योजना का क्रियान्वयन उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महाकाल लोक का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो 11 अक्टूबर को उज्जैन मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा महाकाल लोक का उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है, युवा लेखकों को मार्गदर्शन देने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई है? तो युवा 2.0। और कितने वर्ष तक के युवा लेखकों को योजना के अंतर्गत प्रशिक्षित किया जाएगा? तो 30 वर्ष से कम आयु के लेखकों को। ये पहल केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करने के लिए किस योजना की घोषणा की है? तो ये PM प्रणाम योजना। दोस्तों PM प्रणाम योजना ये रासायनिक उर्वरकों के कम करने के लिए घोषित है। PM प्रणाम का पूर्ण रूप है PM प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस नरिशमेंट एंड एमिलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ। अगला प्रश्न है दोस्तों, याद रखिएगा देश की पहली पूर्ण डिजिटल साक्षर ग्राम पंचायत किसे घोषित किया गया है? तो पुल्लमपारा केरल को। महिला सशक्तिकरण और मासिक धर्म स्वच्छता से संबंधित सारस परियोजना किसके द्वारा शुरू की गई है? तो याद रखिएगा इस्राएली दूतावास और खुशी फाउंडेशन के द्वारा। सारस परियोजना को कहाँ से प्रारंभ किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से। याद रखिएगा सारस परियोजना महिला सशक्तिकरण और मासिक धर्म स्वच्छता से संबंधित है। अगला प्रश्न है, देश का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को घोषित किया गया है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को। अगला है, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत एक नई प्रायोजित योजना कौन सी है? PM श्री स्कूल्स और PM स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया इसका पूर्ण रूप है।
अगला प्रश्न है, श्रेष्ठ योजना की शुरुआत किसने की है? तो 3 जून को केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने श्रेष्ठ योजना की शुरुआत की है। श्रेष्ठ का फुल फॉर्म है स्कीम फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट इन हाई स्कूल इन टारगेटेड एरियाज। अगला प्रश्न है, भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो लद्दाख के हनले में। डार्क स्काई रिजर्व को दोस्तों चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य में इसके एक भाग के रूप में स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, नदियों के सतत विकास के लिए नए मॉडल का नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम अर्थगंगा है। तो याद रखिएगा, अर्थगंगा नदियों के सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मॉडल है। अगला है कि पद यात्रियों के लिए अटल ब्रिज का निर्माण कहाँ पर किया गया है? तो अहमदाबाद गुजरात में, और अटल ब्रिज साबरमती नदी पर बनाया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नीति आयोग के सहयोग से अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये जम्मू कश्मीर है। देश की पहली शिक्षा टाउनशिप का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? तो ये इम्पॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश में देश की पहली एजुकेशन टाउनशिप का निर्माण किया जाएगा। अगला है कि ग्रामीण उद्यमी परियोजना के दूसरे चरण का शुभारंभ कहाँ से किया गया? रांची झारखंड से, और इस परियोजना का उद्देश्य जनजातीय युवाओं में कौशल विकास और उद्यमिता को बढ़ावा देना है। और ये परियोजना महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में संचालित किया जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप देख सकते हैं कि इस राज्य सरकार ने सौर ऊर्जा नीति 2022 को मंजूरी दी है। तो उत्तर प्रदेश ने, और प्रदेश सरकार ने 2026-27 तक 22,000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता का लक्ष्य निर्धारित किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य कौन सा है? तो ये गोवा है। पहला हर घर जल प्रमाणित केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली और दमन एवं दीप हैं। भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला जो है बुरहानपुर मध्य प्रदेश बना है। और आप जान लीजिए, जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल यानी प्रत्येक ग्रामीण घर में जल कब तक उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है? तो 2024 तक। अगला प्रश्न है, देश के कितने शहरों में सफाई कार्यों के लिए मशीनीकृत होने की घोषणा की गई है? तो 500 शहरों में। और किस समयावधि तक सभी भारतीय शहरों को सफाई मित्र सुरक्षित शहर घोषित करने का लक्ष्य है? तो मार्च 2024 तक। नमस्ते योजना का संबंध शहरों की मशीनीकृत सफाई से है। और नमस्ते योजना आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का जो है संयुक्त योजना है। नमस्ते का पूर्ण रूप है नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटाइजेशन इकोसिस्टम। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का पहला पूर्ण कार्यात्मक साक्षर जिला कौन सा है? तो ये मंडला मध्य प्रदेश है। इस्माइल का पूर्ण रूप क्या है? तो सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड इंटरप्राइज। याद रखिए, इस्माइल योजना किन व्यक्तियों के पुनर्वास से संबंधित है? तो ये ट्रांसजेंडर और दूसरा भिक्षावृत्ति में संलग्न व्यक्तियों के पुनर्वास से संबंधित है। आप जान लीजिए कि भिक्षावृत्ति में संलग्न व्यक्तियों के व्यापक पुनर्वास की उप योजना को लॉन्च किया गया है। इसका नाम है इस्माइल 75, और ये पहल केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की पहल है। अगला प्रश्न है, किस योजना के तहत श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उम्मीद मार्केट प्लेस का निर्माण किया गया है? तो ये अवसर योजना। अवसर योजना का संचालन भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। अवसर का पूर्ण रूप है एयरपोर्ट एज वेन्यू ऑफ स्किल्ड आर्टिजन्स ऑफ द रीजन। अगला प्रश्न है दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी को कब तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है? तो ये 31 दिसंबर 2024 तक। भारत की उड़ान यानी इंडिया की उड़ान पहल का प्रारंभ किसने किया है? तो केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय और गूगल ने। सरकारी और निजी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में अनुसंधान क्षमताओं को बढ़ाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो ये श्योर यानी स्टेट यूनिवर्सिटी रिसर्च एक्सीलेंस। और इस योजना की शुरुआत विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड द्वारा की गई है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी घरेलू सामग्री आवश्यकता आधारित सौर परियोजना कहाँ स्थापित की जा रही है? तो ये जैसलमेर राजस्थान में, और इसकी क्षमता 735 मेगावाट होगी। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस फ्लोटिंग सौर परियोजना का उद्घाटन किया गया है? तो ये कायमकुलम फ्लोटिंग सौर परियोजना केरल में, इसकी क्षमता 92 मेगावाट है।
भारत की दूसरी सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर फोटोवोल्टिक परियोजना कायमकुलम फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट है। और भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर फोटोवोल्टिक परियोजना कौन सी है? तो ये रामगुंडम फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट तेलंगाना में है। रामगुंडम फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट की क्षमता 100 मेगावाट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रधानमंत्री द्वारा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किस जिले में किया गया? तो जालौन के उरई तहसील उत्तर प्रदेश में। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 296.07 किलोमीटर है और ये एक्सप्रेसवे 7 जिलों चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा से होकर गुजरता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, महिलाओं की सुरक्षा और महिलाओं की संरक्षा और सशक्तिकरण के लिए किस योजना के लिए एक विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं? तो मिशन शक्ति के लिए। ये दिशा निर्देश केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय ने जारी किए हैं। मिशन शक्ति योजना के लिए निर्धारित अवधि 15वें वित्त आयोग की अवधि 2021-22 से 2025-26 तक है और मिशन शक्ति की 2 उपयोजनाएं संबल और सामर्थ्य हैं। अगला प्रश्न है, थर्मल पावर प्लांट में बायोमास के उपयोग पर राष्ट्रीय मिशन का नाम क्या है? तो इसका नाम है समर्थ। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानी नई शिक्षा नीति 2020 को पूर्ण प्राथमिक स्तर पर लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये है उत्तराखंड। भारत का पहला एलिवेटेड शहरी एक्सप्रेसवे कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो ये दिल्ली से गुरुग्राम के बीच। एक्सप्रेसवे को द्वारका एक्सप्रेसवे के नाम से जाना जाता है। इसकी कुल लंबाई 29 किलोमीटर, 19 किलोमीटर हरियाणा में और 10 किलोमीटर दिल्ली में रहेगा। अगला प्रश्न है, निर्माण श्रमिकों के कौशल प्रशिक्षण के लिए किस परियोजना का शुभारंभ किया गया है? तो ये निपुण परियोजना। निपुण का पूर्ण रूप है निर्माण श्रमिकों के कौशल को और बेहतर बनाने के लिए राष्ट्रीय पहल यानी नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रमोटिंग अप स्किलिंग ऑफ निर्माण वर्कर्स। दोस्तों, निपुण योजना को किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो ये आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। निपुण के किस मिशन के तहत शुरू किया गया है? तो दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत शुरू किया गया है। निपुण परियोजना का कार्यान्वयन भागीदार राष्ट्रीय कौशल विकास निगम है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के पहले 100 MLD क्षमता के सरकारी विलवणीकरण संयंत्र यानी डीसेलिनेशन प्लांट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो गुजरात के दहेज में। और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय युवाओं के लिए सशस्त्र बलों में सेवा के लिए किस योजना को मंजूरी दी है? तो 14 जून 2022 को अग्निपथ योजना को मंजूरी दी गई है और इस योजना के तहत चुने गए युवाओं को क्या कहा जाएगा? अग्निवीर कहा जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो ये हिमाचल प्रदेश है और इस ड्रोन नीति का नाम क्या होगा? हिमाचल प्रदेश ड्रोन नीति 2022 है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय वायु खेल नीति 2022 का प्रारंभ किसने किया? 7 जून 2022 को राष्ट्रीय वायु खेल नीति का प्रारंभ केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा किया गया है और ये नीति किस वर्ष तक भारत को एयर स्पोर्ट्स के शीर्ष राष्ट्रों में से एक बनाने के दृष्टिकोण पर आधारित है? तो वर्ष 2030 तक ये नीति, राष्ट्रीय वायु खेल नीति, भारत को एयर स्पोर्ट के शीर्ष राष्ट्रों में एक बनाए जाने के दृष्टिकोण पर आधारित है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। ग्राम विकास अधिकारी, RO यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी तथा अन्य परीक्षाओं के करेंट अफेयर्स खंड के लिए मार्गदर्शन करेंट अफेयर्स का महत्वपूर्ण जो है राष्ट्रीय घटनाओं तथा नवीनतम योजना और परियोजनाओं से संबंधित करेंट अफेयर्स का वीडियो। इसमें हमने पॉइंटर यानी प्रश्नों के रूप में सभी महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर किया है जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। आप इनको तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।